चैप्टर नंबर 4 यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, छोटी छोटी वीडियोस ही है। थर्ड वीडियो बना रही हूँ। ये यहाँ से बिगिन करते हैं। इससे पहले सब कुछ करवा चुकी हूँ इस चैप्टर का। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो 2 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती है। एक तो कलेक्शन, संग्रह, गैदरिंग कह सकते हो, या लकड़ी काटना, दैट इज़ कटिंग ऑफ वुड। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कराया था, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट जो हैं वो 39370 लाख हेक्टेयर्स जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उस पर है। ठीक है, forests are grown on 39370 lakh hectares of area in the world, but less than half of it, इनमें से आधे से कम, दैट इज़ 47% फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ही हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बाकियों को हम यूज़ नहीं कर सकते। जो ये टेबल है 4.1, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ टोटल एंड रिकवरेबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये टेबल देख लेते हैं। वर्ल्ड टोटल एंड रिकवरेबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, बेसिकली जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्ति योग्य 2012-13 की टेबल है ये। क्षेत्र यूरोप, टोटल इतने फॉरेस्ट है, इतने हम अटेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल, इतनी परसेंटेज। उपयोग में इतने हैं और कितनी परसेंटेज, इतने, मतलब इतने यूज़ कर सकते हैं, इतने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सोवियत यूनियन के बारे में है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक रीजन, एंड फिर ये विश्व योग दे रखा है, टोटल कर रखा है। ठीक है, एंड ये जो आंकड़े हैं ये किस में है, इन लाख हेक्टेयर्स। और ये जो टेबल है, सोर्स कहाँ से आई है टेबल, ये UN फॉरेस्ट्री डिवीज़न ऑफ FAO की फुल फॉर्म ज़रा कमेंट से बता दो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई टोटल फॉरेस्ट इतने हैं, इतने यूज़ कर सकते हैं, इतने रिकवरेबल हैं, इतने यूज़ कर सकते हैं, कितने परसेंट यूज़ कर सकते हैं, इतने, इसमें से कितने यूज़ कर रहे हैं, इतने, कितने परसेंट यूज़ कर रहे हैं, इतने। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो ये आपका ये वाला जो रेशियो है बेसिकली ये वाला, ठीक है, ये हायर है इन इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड रीजन्स, ध्यान से अगर देखोगे। और अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ देखोगे, जैसे कि अफ्रीका है, तो अफ्रीका में कितना कम है ये, राइट। फॉरेस्ट रिसोर्स कितना ज़्यादा है यहाँ पर, बट जितना यूज़ कर पा रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज़रा देखो कितना ही कम है, जितना यूज़ कर सकते हैं, जितना प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली एशिया में देखो तो इतना है, इतना ही सिर्फ हम कर सकते हैं रिकवर। जो परसेंटेज जो है ऑफ यूज़, परसेंट कितना यूज़ हो रहे हैं, जितना इसमें से कितना ही यूज़ हो रहे हैं, वो भी बता रहा है कि भाई कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। या चैप्टर यहाँ से बिगिन हुआ था। 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, 2 क्लासीफाई कर दिया। बायोटिक को पढ़ रहे हैं हम। बायोटिक में सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, वेजिटेशन रिसोर्सेज। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, जो कि हमने ये सारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड किया। सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्रासलैंड्स को। ठीक है, सेकेंड इसको पढ़ रहे हैं ग्रासलैंड। समझ में आया, बायोटिक है, एबायोटिक है। बायोटिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रासलैंड्स। इस तरह से डिवीजन है। ठीक है, ओके, आगे डिवीजन आगे बताऊंगी। इतना समझ में आ गया ना। चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, वो 2 टाइप के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसको हम 2 टाइप से पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स। फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं, अब जो ग्रासलैंड्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फॉरेस्ट की तरह ग्रास जो है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन का। जिन एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि बहुत लंबे लंबे पेड़ खड़े हो जाए, वहाँ पे जो ग्रास है वो ग्रो करती है नेचुरली। ठीक है, इनफैक्ट अ फ्यू शावर्स ऑफ रेन आर इनफ फॉर द ग्रास टू ग्रो।
तो ये रीज़न है कि जो ग्रासलैंड्स है वो वाइड एरिया से मिलते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू पोलर सर्कल्स। इक्वेटर से पोल तक आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा वाइड एरियाज में आपको ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रासलैंड्स जो है दे आर फाउंड ऑन अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और मेन ऑक्यूपेशन जो मेन काम लोग यहाँ पे करते हैं वो पशुपालन का करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ग्रासलैंड्स की और डिस्ट्रीब्यूशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो घास के मैदानों का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सिचुएशन के आधार पर। ठीक है, सिचुएशन के आधार पर, लोकेशन बोल दिया मैंने शायद गलती से, सिचुएशन के आधार पर। ठीक है, तो वो 2 टाइप से आपका करा जाएगा। पहला आता है आपका ट्रॉपिकल, या लोकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं भाई, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, टेम्परेट एरियाज़ में तो सिचुएशन बोलो या लोकेशन बोलो। ठीक है, तो पहला तो आ गया आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, फिर आपके नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को स्टडी करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलेंगे, इक्विटोरियल मॉइस्ट फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट्स में मिलेंगे आपको ये। ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वही तो होता है, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर ये वाला ट्रॉपिकल रीजन है सारा। तो 5 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर्स होती है। जनरली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है उनको सवाना बोला जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये 9th की एनसीईआरटी में भी आता है वैसे तो ये। ठीक है, तो लानोस जो है वो ग्रासलैंड्स किसके हैं, वेनेजुएला के। ठीक है, फिर कैंपास किसके हैं, सदर्न ब्राज़ील के। फिर आता है ग्रान चाको किसके हैं, अर्जेंटीना के। फिर पार्कलैंड किसके हैं, साउथ अफ्रीका के। इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एक नंबर में क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है यहाँ पे स्कैटर्ड ट्रीज़ मिलेंगे आपको, इधर से उधर बिखरे हुए वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। जो ग्रास है वो थिक है, मतलब ग्रासलैंड की बात हो रही है ना भाई, ग्रासलैंड में तो घास है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं पेड़ भी दिख जाएंगे, तो वो बात करी जा रही है। ठीक है, घास यहाँ की मोटी होती है, थिक होती है, रफ़ होती है और टॉल होती है, ऊंची होती है। जनरली जो ग्रास की हाइट है वो 2 से 3 मीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है, आपको पता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द हॉट डेजर्ट, जब आप इक्वेटर से हॉट डेजर्ट की तरफ ऊपर की तरफ जाते हो तो जो बारिश है वो कम होती रहती है। तो बारिश कम हो रही है तो हाइट ऑफ ग्रास जो है वो भी कम हो रही है। इस रीजन में जो ग्रास है उसमें कोई न्यूट्रिशन एसच नहीं होता। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आपको इस रीजन में मिल जाएंगे, जैसे कि काउज हैं, बुल्स हैं, उनको इन ग्रास लैंड पर चराया जाता है, लेकिन गुड क्वालिटी मीट जो है उनसे नहीं ऑब्टेन होता, क्योंकि जब खाना ही न्यूट्रिशियस नहीं है उनका, तो ऑब्वियसली उनका जो मीट है वो भी इतना न्यूट्रिशियस नहीं होगा, गुड क्वालिटी। तो अमाउंट ऑफ मिल्क ऑब्टेन्ड पर एनिमल वो भी कम है, बिकॉज न्यूट्रिशियस ग्रास नहीं है। एनिमल्स ग्रेजिंग इन दीज ग्रासलैंड्स, उनको बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि टेक्सास फीवर, हूफ एंड माउथ डिजीज़, जैसे कि एंथ्रैक्स हो गई। ठीक है, ये सब इनको हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलेंगे आपको, ध्यान रखना है, ये इंटीरियर पार्ट्स जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको ये मिलेंगे 30 से 45 लेटीट्यूड्स दोनों हेमिस्फीयर में। इन लेटीट्यूड के बीच में मिलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ से 25 से 80 सेंटीमीटर की होती है एनुअली। रेनफॉल जो है इट अकर्स थ्रू आउट द ईयर, लेकिन समर्स में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। टेम्परेचर मिडल लेटीट्यूड्स में अगर हम देखें तो वो कम रहता है, इवेपोरेशन कम है, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, और माइल्ड क्लाइमेट है तो ग्रास सॉफ्ट है, न्यूट्रिशियस है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो मोर मीट और मिल्क ऑब्टेन होता है यहाँ से जो एनिमल्स इनमें ग्रेज करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को फिर आप 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो, स्टेपीज़ और प्रेरीज़ में। तो स्टेपीज़ जो ग्रास है यहाँ पे शॉर्ट है, हाइट 10 से 20 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। ग्रास जो है वो सेमी एरिड एरियाज़ में ग्रो करती है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर्स के बीच में होती है। फिर प्रेरीज़ है, प्रेरीज़ जो है ग्रास टॉल होती है, हाइट 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है ग्रास की। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जहाँ पे 40 से 80 सेंटीमीटर्स है, वहाँ पे आपको ये दिखेंगी।
ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को भी डिफरेंट नेम्स में डिफरेंट रीजन से बोला जाता है। एग्जाम्पल, प्रेरीज बोला जाता है उनको नॉर्थ अमेरिका में, पम्पास बोला जाता है साउथ अमेरिका में, वेल्ड बोला जाता है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ग्रासलैंड्स में मोर एडवांस्ड होती है इन दीज ग्रासलैंड्स देन इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। बता ही दिया रीज़न, यहाँ पे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं एनिमल्स, न्यूट्रिशस खाने को नहीं है, तो इसलिए रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो वही हम पढ़ क्या रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा फॉरेस्ट, दूसरा पढ़ा ग्रासलैंड, और तीसरा पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे फ्लो चार्ट लास्ट में बनवा दूंगी चैप्टर है, तो क्लियर हो जाएगा कहाँ से कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो प्रोसेस है टिलिंग का, होइंग द सॉइल, ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स एंड, ठीक है। तो जो ये मिट्टी को जोतने, गोड़ने, उसमें विभिन्न फसलों व फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला और विज्ञान को कृषि कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दे दी पहले तो इसने, ये जो आर्ट और साइंस है विच इज़ रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, फ्रूट या फल उगा रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री से जो रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, आज भी पॉपुलर है, आज भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। 49% ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है, एंड मोर देन 65% ऑफ द लेबर फोर्स जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे फॉर लिवलीहुड। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर तो और भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इवन कस्टम्स में, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस दिखती हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो इस पे ही बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर पे। तो मेजर क्रॉप्स, जो मेन प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का वो क्या है, क्रॉप्स है। फॉडर क्रॉप्स हैं, फूड रिक्वायरमेंट ह्यूमन बींग से फुलफिल करने के लिए है, गुड्स हैं, अदर नीड्स ऑफ ह्यूमन है। तो जो मेजर क्रॉप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। अब बिगिन करते हैं एनिमल रिसोर्सेज को। तो बायोटिक के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में 3 चीज़ पढ़ी। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो क्या है, एनिमल रिसोर्सेज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बता देती हूँ यहाँ पे बस आपको, बाकी हम फिशरीज से बिगिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में एनिमल रिसोर्सेज दे कम आफ्टर योर प्लांट रिसोर्सेज, जो हम प्लांट रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। वेजिटेशन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एनिमल रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स, भाई 5 सब क्लासेज होती है वर्टिब्रेट्स की। फिश, एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स जो कि क्रॉल करके मूव करते हैं, रेंग कर जो चलते हैं, जैसे कि स्नेक। फिर बर्ड्स एंड देन मैमल्स, ठीक है। मैमल्स जिसके अंदर जो 4 पैर के जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। मैन जो है वो भी एक मैमल में इंक्लूड होता है, ठीक है। ह्यूमंस भी मैमल में इंक्लूड होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप के होते हैं एनिमल्स आपके इनवर्टिब्रेट्स, जिनकी कोई बैकबोन नहीं होती है। इसमें इंसेक्ट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, स्पंजेस, कॉरल्स, जेलीज, हुकवर्म्स, यूनिकॉर्न्स, जिसके अंदर स्टारफिश, अर्थवर्म्स, डेट पाम्स, ठीक है। कान खजूरे, डेट पाम्स नहीं बोलते भाई, मैंने ट्रांसलेट कर रखी है इंग्लिश, तो वहाँ पे ये लिखा आ रहा है, कुछ भी बकवास कर देते हैं गूगल भी, ठीक है। हाँ, तो मतलब इस टाइप के जो एनिमल्स हैं इनकी बैकबोन नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। अमंग द एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, ह्यूमंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ओनली अ फ्यू एनिमल्स, जैसे सी क्रिएचर्स हैं, बीज हैं, सिल्क वॉर्म्स हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये क्यों है एनवायरनमेंट में, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। पढ़ रखा हुआ आपने अर्थवॉर्म्स के बारे में, राइट। एंड मैनी ऑफ दीज एनिमल्स प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, ग्रास ऑपर्स हैं, कॉमन फ्लाइज हैं, और कुछ पॉइजनस फ्लाइज हैं जिसको हम टसी बोलते हैं, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अमंग द एनिमल्स विद बैकबोन, फिश हैव बीन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस एज अ नेचुरल रिसोर्स। तो फिश को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से।